हे एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आई एम शुभि त्रिपाठी और आज हम कवर करेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का लास्ट लेक्चर यानी कि 5th लेक्चर। ओके, और इसी के बाद हम जुलाई मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स और स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड करंट अफेयर्स सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे। और साथ ही हमारी अभी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी शुरू हुई है, तो हम उसे भी साथ में ही इसको कवर करते हुए चलेंगे। और इसी के साथ MP GK की भी सीरीज़ शुरू हुई है जिसके लेक्चर्स लेखा मैम ले रही हैं, तो आप उन्हें भी मिस मत करिएगा। ओके, चलिए देन स्टार्ट करते हैं हमारे जुलाई करंट अफेयर्स के लास्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। विच हरप्पन एरा सिटी हैज़ बिकम द 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? कौन सा हड़प्पा युग का शहर भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। एवरीवन शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज धोलावीरा। धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब बन गया है ना, अब। और ये कौन सी है? 40th है, ये 40th हेरिटेज साइट है। क्यों अब बन गया है? क्योंकि धोलावीरा साइट वॉज ऑन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014। 2014 से धोलावीरा यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में था, यानी टेम्परेरी लिस्ट में था। इसको अप्रूवल नहीं मिला था। ये 2014 से तय था कि इसको बनाया जाएगा, पर अभी तक नहीं बनाया था। पर अब 2021 में इसको शामिल कर लिया गया है। ओके, और ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। और अब जो कि ये 40th यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल हो चुका है, तो अब हमारा इंडिया सुपर 40 क्लब में एंटर कर गया है, जिसके अंदर 32 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स प्रॉपर्टी साइट हो गई हैं, जिसमें से जो 32 हमारी सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिलीजुली संपत्ति यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गई है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि वो 1 मिक्स प्रॉपर्टी साइट यूनेस्को की कौन सी है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी इंडिया की। ओके, और हाल ही में ठीक इसी के पहले जो 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, वो कौन सी थी? वो रुद्रेश्वर टेम्पल थी। रुद्रेश्वर, जिसको रामप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में पालमपेट में है। ये पालमपेट जगह में ये मंदिर स्थित है, रामप्पा टेम्पल, जिसको इसी के ठीक पहले 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है ना। इसको भी इस लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। अच्छा, जो धोलावीरा है, जो गुजरात में स्थित है, वो हमारे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो इंडस सिविलाइजेशन है, उसका एक मेजर पार्ट है ना। जो मेजर साइट्स हैं, जैसे मोहनजोदारो हो गई, हड़प्पा हो गई, कालीबंगा हो गई, चानूदारो जो कि पाकिस्तान में है, और जो हमारी धोलावीरा है जो कि अभी यहाँ गुजरात में है, ये जितनी भी सारी मेजर साइट्स हैं, ये सभी उस सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एक प्रमाण देती हैं। ये उस सिविलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, और यहाँ से हमको वहाँ के अर्बन सिविलाइजेशन के होने का सबूत मिलता है। बहुत से ऐसे प्रमाण मिले हैं जो वहाँ की अर्बन टाउनशिप प्लानिंग के बारे में बताते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो आर्किटेक्ट होते हैं या जो बिल्डर्स हैं, जैसे आज घर बनाए जाते हैं, पूरा एक मैप डिज़ाइन करके कि किस तरीके से बनाना है, वहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट है वो किस तरीके से रखना है, सेम वैसे ही वहाँ पर वो कब का बन के तैयार भी हो चुका था, है ना। वैसा ही सेम आज के जैसा जो अर्बन, और मैं तो कहूँगी कि आज से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा उन्होंने पूरा एक मैनेजमेंट, उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के साथ जो वहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, वो वाकई बहुत ही सॉलिड था। और उस टाइम का जो वाटर मैनेजमेंट था, जो उनका इरिगेशन सिस्टम था, उनका कैनाल
है ना, इरिगेशन कैनाल जो उन्होंने जिस तरीके से बनाया था, वहाँ के जो वाटरशेड मैनेजमेंट्स हैं वो उन्होंने जिस तरीके से बनाए थे वो वाकई ही बहुत अच्छे थे। मतलब उस टाइम पे अगर देखा जाए तो इतना कुछ डेवलप हो जाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है ना। वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी और सोशल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो वो चलाते थे, वहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम था, कॉइन्स थे, वो भी बहुत सही थे, है ना। और सोशल क्या कहते हैं, ट्रेडिंग, आर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो वहाँ का आर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग है सबसे ज़्यादा तो वो इसी के लिए फेमस है। यहाँ का जो मेटल वर्क हो गया है, और यहाँ की जो बीड्स हो गई फ्रॉम वेरियस मटेरियल्स, सीप, इस शेल्स से जो बैंगल्स बनाए गए हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है, मालाएं, और यहाँ से जो कितनी मूर्तियाँ मिली हैं, बर्तन मिले हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और ये सभी एक अर्बन टाउनशिप का एक हमको एग्जाम्पल देती हैं कि ये बहुत पहले ही वहाँ पर बन चुका था, वहाँ बहुत पहले ही वहाँ रेडी हो चुका था। और अगर बोला जाए, अगर वो ख़त्म नहीं होता, वो कोलैप्स नहीं होता, तो जब से अगर अभी तक यही पूरी प्लानिंग चली आ रही, तो आज का हमारा इंडिया कुछ और ही होता, है ना। ऐसा एकदम ऐसा लगा कि एक बाढ़ आई और सब बहा कर ले गई, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जुलाई 2021 which surface to air missile has been successfully flight tested by DRDO। जुलाई 2021 में DRDO द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, क्या होगा? द राइट आंसर इज आकाश NG। आकाश NG जो मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी जो फाइनल टेस्टिंग है वो कहाँ से की गई है? उड़ीसा के टेस्ट रेंज कोस्ट से की गई है। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से ऊपर हवा में मार करने वाली। मोस्टली मिसाइल कैसी होती हैं? हवा से सतह पे मार करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आक्रमण करती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। किसके लिए? जितने भी जो एरियल्स अटैक्स होते हैं, है ना, एरियल अटैक्स के लिए, जैसे अनमैन्ड व्हीकल्स होते हैं, UAV जैसे ड्रोन्स, इन सबको अटैक करने के लिए, और है ना, तो इसके लिए ये इन्होंने जो मिसाइल है इसको बनाया है, और फाइनली इसका टेस्टिंग हो चुकी है। द मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL। ये DRDL की मदद से बनाया गया है, और हैदराबाद में DRDO की जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं उनकी मदद से इसको बनाया गया है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट इंट्रोड्यूस सोहम ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम? सोहम ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम AABR किस राज्य ने पेश किया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका जो आंसर है वो 3 वर्ड में है, मतलब इसका मतलब जो असल मीनिंग है इसका वो 3 वर्ड में ही छुपा है, ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसका आंसर बताइए। ये भारत के किस राज्य ने इसको लागू किया है, किसने इसको पेश किया है, बनाया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज पंजाब। पंजाब ने AABR जो सोहम है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया है, इस प्रोग्राम को लाया है। ये क्या है? यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। यूनिवर्सल न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जो इसका मतलब कि जो जितने भी नवजात शिशु होते हैं, जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, है ना, जब वो पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे पैदा होते समय या पैदा होने के कुछ सालों बाद, 2-1 सालों बाद, सुनने के बाद भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वाकई जो बच्चा सुन भी पा रहा है या नहीं, है ना। तो इसका पता लगाने के लिए इस एडवांस टेक्नोलॉजी, इस मशीन को बनाया गया है, जो कि कैसी है? ऑटोमेटेड
ऑडिटरी ब्रेन स्टेम्स रिस्पॉन्स सिस्टम। और इसमें क्या होगा कि जो छोटे बच्चे होंगे, जो हाल ही के पैदा हुए नवजात शिशु होंगे, ये मशीन उनके कानों में लगाई जाएगी और एक चिप उनके ब्रेन में लगाई जाएगी, जिससे पता चलेगा कि वाकई बच्चा सुन पा रहा है या नहीं, वो सुन सकता है कि नहीं, या उसका ब्रेन उसको सुन के कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो इन सब का पता लग जाएगा इस मशीन के द्वारा। और इसको किसने बनाया है, इसको किसने पेश किया है सबसे पहले इंडिया में? पंजाब ने। इट वॉज डेवलप्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस इनिशिएटिव विल इफेक्टिवली स्क्रीनिंग हियरिंग लॉस इन न्यू बॉर्न एंड यंग चाइल्ड। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक पता ही नहीं चल पाता था कि वो सुन भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि आँख और नाक तो समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चा देख पा रहा है कि नहीं, और नाक तो वेरी कॉमन है ना, पर कानों का पता लगाना बहुत मुश्किल होता था कि ये सुन पा रहा है या नहीं। एंड दिस डिवाइस विल सर्टेनली हेल्प इन इफेक्टिव असेसमेंट एंड फर्दर मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग लॉस इन अ टाइमली मैनर। ओके, चलिए यहाँ तक आया समझ में। अगला देखते हैं। In July 2021, which country appointed its first honorary consul general from India? 2021 में किस देश ने हमारी इंडिया से, भारत से अपना पहला मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। वो कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया से अपना फर्स्ट ऑनरेरी कंसल जनरल हायर किया है, अपॉइंट किया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज वियतनाम। वियतनाम ने इंडिया से अपना पहला ऑनरेरी कंसल जनरल नियुक्त किया है। इसको पहली बार भारत से अपॉइंट किया है। और किसको किया है? NS श्रीनिवास मूर्ति, जो कि बेंगलुरु के हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, NS श्रीनिवास मूर्ति। इनको वियतनाम ने एज अ ऑनरेरी कंसल जनरल अपॉइंट किया है। ही इज़ द फर्स्ट ऑनरेरी कंसल जनरल ऑफ वियतनाम फ्रॉम इंडिया। ये पहले इंडिया से हैं, और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, पूरे अक्रॉस दी ग्लोब देखा जाए तो ये 19th है जिनको ऑनरेरी कंसल में इन्हें शामिल किया गया है, इन्हें एज अ नियुक्त किया गया है। ठीक है, एंड ही इज़ द थर्ड कंसल जनरल टू बी अपॉइंटेड ग्लोबली दिस ईयर। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये 19th नंबर पे हैं, ये 19वें हैं, पर अगर 2021 के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये तीसरे हैं, है ना, जिनको वियतनाम ने एज अ ऑनरेरी कंसल जनरल हायर किया है। ओके, एंड वियतनाम लुकिंग फॉर ऑनरेरी कंसल जनरल फॉर 5 स्टेट्स एंड दिस वॉज द फर्स्ट वन ऑफ अप्रूव्ड। ये इंडिया से कम 5 राज्यों से नियुक्त करने का सोच रहा है, ये अपॉइंट करने वाला था, जिसमें से ये पहला ही है ना। कर्नाटक से इनको फर्स्ट, कर्नाटक पहला स्टेट है जहाँ से NS श्रीनिवास मूर्ति को इन्होंने अपॉइंट किया है। और ये किस लिए किया है, इनका मेन मोटिव क्या है? टू प्रमोट ट्रेड, इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन विथ स्टेट ऑफ कर्नाटका। इनका मेन मोटिव हाल ही मतलब कर्नाटका के साथ इनका मेन मोटिव ये है, और भी बाकी देशों के साथ इनके अलग अलग हैं या यही हैं, वो हम अगर जैसे आगे किसी को नियुक्त किया जाएगा तो फिर वो आगे हमें पता चलेगा कि इनका और बाकी स्टेट्स के साथ और क्या मेन मोटिव है। वैसे तो मेन तो यही है कि उनको अपना व्यापार बढ़ाना है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स करना है। देखिए 2 कंट्री या 2 देश कि बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग तभी बन सकती है, फ्रेंडशिप तभी बहुत अच्छी हो सकती है जब वहाँ पे सबसे मेन काम हो रहा हो, जब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो किसी ने। अगर हमारी इंडिया कहीं जाकर इन्वेस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है हम बीच की जो 2 कंट्रीज़ हैं, इंडिया और एक्स कंट्री, उसके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। वैसे ही वियतनाम ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचा है, ट्रेड बढ़ाने का सोचा है, एजुकेशनल एंड कल्चर कोऑपरेट करेगा ये, है ना, वहाँ की एजुकेशंस की, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो वियतनाम अब ऐड हो चुका है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेटेड भालिया वेराइटी ऑफ व्हीट वॉज एक्सपोर्टेड टू केन्या एंड श्रीलंका फ्रॉम विच स्टेट? भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया? यानी हमारी इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसका भालिया वैरायटी का गेहूं है,
जिसको जीआई टैग मिला है और उसे केन्या और श्रीलंका भेजा गया है। बताइए कौन सा स्टेट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज क्या होगा? गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। और गुजरात का ही जो भालिया किस्म का गेहूं है वो गुजरात का ही है और इसको जीआई टैग मिला है और फर्स्ट टाइम इसको श्रीलंका और केन्या एक्सपोर्ट किया गया है, इसको भेजा गया है। कहाँ का है ये? गुजरात का है। द जीआई सर्टिफाइड वीट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट। इसकी खासियत ही यही है कि इसमें हाई प्रोटीन है। इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है और ये खाने में, ये स्वाद में थोड़ा सा मीठा सा है ना, मीठापन है इस गेहूं के अंदर। ठीक। द क्रॉप इज ग्रोन मोस्टली अक्रॉस द भाल रीजन ऑफ गुजरात विच इंक्लूड्स अहमदाबाद, आनंद खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्र नगर और भरूच डिस्ट्रिक्ट। ये जो गुजरात के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूरे भाल रीजन में आते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये भालिया गेहूँ उगाया जाता है, यहाँ पे इसकी फार्मिंग की जाती है। ओके। एंड द भालिया वीट रिसीव्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन। और इसको जीआई टैग कब मिला? इसको 2011 में, जुलाई 2011 में इसको जीआई टैग मिला। ठीक है। क्या होता है जीआई टैग? जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक टैग है जो कि किसी सर्टेन प्रोडक्ट को दिया जाता है और वो प्रोडक्ट किसी ना किसी जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। कोई एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन का होना चाहिए और वो लोकेशन कैसी भी हो सकती है। कोई शहर हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है, या कंट्री की ही कोई सी भी एक लोकेशन हो सकती है। ठीक। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस लोकेशन के अपने एक स्पेसिफिक होते हैं, मतलब उस वैसा प्रोडक्ट पूरी कंट्री में कहीं और नहीं मिल सकता है, वो उसी लोकेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए, है ना, दैट प्रोडक्ट्स। और इसका जोग्राफिकल इंडिकेशन का एक एक्ट भी आया था, द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। इसके तहत ये बताया गया है कि जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होगा, जिस भी लोकेशन का होगा, वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और ये एक्ट के अंडर उसका बेटर प्रोटेक्शन होगा, है ना। उसके बेटर प्रोटेक्शन के लिए इसको जीआई टैग दिया जाएगा। जैसे दार्जिलिंग की टी है ना। अब दार्जिलिंग की टी को सबसे पहले ही जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था। मानिए दार्जिलिंग की टी है, अब इसको हम महाराष्ट्र में तो उगा नहीं सकते हैं, है ना। ये उसकी अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही उगाई जाएगी और उसी के लिए ही इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का एक टैग मिला है ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चाय है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना। और इसके आगे की और प्रोडक्शन के लिए इसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। ओके। और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कोल्हापुरी चप्पल हो गई और अपनी महेश्वर की साड़ियाँ हो गई, सॉरी महेश्वर की नहीं, बनारस की जो साड़ियाँ हैं उनको भी जीआई टैग मिला है, तो उनकी भी एक अपनी स्पेसिफिक लोकेशन है। ओके। और जो जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री है जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स को रजिस्टर किया जाता है, वो कहाँ पर है? वो इंडिया में चेन्नई में लोकेटेड है। ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अ जापानीज ज़ेन गार्डन एंड केजन एकेडमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी ज़ेन गार्डन और काइजन अकादमी या काइजन एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बताइए। पूरी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जापानीज ज़ेन गार्डन और काइजन एकेडमी का जो इनॉग्रेशन है, ये जापान से रिलेटेड है, तो इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर है अहमदाबाद में किया है। यहाँ पर जो ज़ेन गार्डन और काइजन एकेडमी है, ये किसकी है? ये जापान की है। ये जैसे बुद्धिस्ट होते हैं, वो अपने कल्चर और रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया में जाते हैं और वो इसका प्रचार करने के लिए ये लोग पहले से ही जा रहे हैं, है ना। पूरे भारतवर्ष में तो किया ही है इन्होंने, साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी इसका प्रचार किया है। तो वैसे ही जापान भी बुद्धिज़्म
के मेडिटेशन और इंट्यूशन को एम्फसाइज करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए, है ना, इसके कल्चर और रिलीजन को और ज़्यादा महत्व देने के लिए ये हमारी कंट्री में आए हैं। और इन्होंने जेन गार्डन और केजन एकेडमी को इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे? AMA अहमदाबाद में, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन अहमदाबाद में इन्होंने अपनी जो मेडिटेशन है, टीचिंग्स हैं, उसको एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। द कैजन एकेडमी विल प्रमोट द वर्क कल्चर ऑफ जापान इन इंडिया एंड इंक्रीज बिजनेस इंटरैक्शंस बिटवीन दी टू कंट्रीज़। ठीक है, इनका पर्पस दोनों ही तरह से है। एक तरह तो कल्चर भी जापान का यहाँ इंडिया में बढ़ाना है, और बिजनेस रिलेशंस, जो बिजनेस के इंटरैक्शंस हैं, उनको भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का क्या नाम है? बताइए, क्या होना चाहिए? दिस इज़ अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन। क्या होगा ये? आंसर इज INS विक्रांत। इंडियन नेवी शिप विक्रांत पहली भारत की स्वदेशी, है ना, पहली स्वदेशी विमान वाहक है, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो हमारे राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। इसको किसने बनाया है? कोची केरला की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, इस विक्रांत को इन्होंने ही बनाया है। ठीक, 10 शिप शॉल ऑपरेट। अब ये कौन कौन से फाइटर्स और कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगी? इस शिप से कौन से हेलीकॉप्टर्स या फाइटर्स ऑपरेट किए जाएंगे? तो MiG-29K है, ये एयरक्राफ्ट फाइटर है। कैमोफ 31 है, ये अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है ना, वो फाइटर है। दिस वन इज हेलीकॉप्टर। द सून टू बी इंडक्टेड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एंड द इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ये सारे इस शिप से ऑपरेट किए जाएंगे। ओके, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर पुट्स इंडिया इन द एलाइट ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। जो INS विक्रांत है वो कितना है? वो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट है ना। कंप्लीशन ऑफ 40,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर पुट्स इन इंडिया, यानी 40,000 टन का ये जो विमान वाहक है, अब इसको एलाइट ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, है ना, एलाइट ग्रुप ऑफ 4 नेशंस में इसको शामिल कर दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं? US, रशिया, फ्रांस एंड UK। यानी कि अब इंडिया भी, यानी अब हमारा जो भारत है वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का कैपेबिलिटी रखता है, इतने अच्छे एयरक्राफ्ट्स को डिज़ाइन कर सकता है, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है ना। अब इसको किसी और कंट्री पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए इसको एलाइट ग्रुप में शामिल किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बताइए, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या होगा? द आंसर इज 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल का युद्ध ख़त्म हुआ था, और ये कारगिल का युद्ध करीबन 3 महीने तक चला था, 3 मई से 26 जुलाई तक। और ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में इसकी लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दिस डे मार्क इंडियाज़ विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999 में इस कारगिल युद्ध पे जो इंडिया की जीत हुई थी, है ना, 26 जुलाई के दिन, उसके बाद से इसको कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है और कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दिस ईयर नेशन इज सेलिब्रेटिंग द 22 ईयर ऑफ विक्ट्री इन दी कारगिल वॉर। और 2021 में 22 साल पूरे हो चुके थे कारगिल के युद्ध को, एंड द कारगिल वॉर
वॉज फाउट फॉर मोर देन 60 डेज। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये 3 महीने तक चला था, करीबन 3 मई से लेके 26 जुलाई तक। ठीक है, क्या कारगिल स्टोरी तो वैसे हम सबको पता है। इस पे कारगिल LOC कारगिल मूवी भी आई थी, और अभी रिसेंट में विक्रम बत्रा पे जो शेरशाह मूवी है वो भी आई है। तो उसमें भी पूरा बताया गया है कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को ओवरकम किया, कैसे पाकिस्तान से लड़ाई की, और ना जाने कितने हमारे जो भारतीय जवान हैं इंडियन आर्मी के, कितने ना जाने कितने सोल्जर्स हैं वो शहीद हुए हैं। करीबन शायद 527 के आसपास के जवान शहीद हुए थे हमारे, और करीबन 1000 से 1500 लोग घायल भी हुए थे, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई थी, है ना, जो पाकिस्तानियों की तरफ से शुरू की गई थी। और हुआ क्या था इस लड़ाई में, जैसे कि गर्मियों के टाइम पे जो ठंड का टाइम होता है, यहाँ पर जो पहाड़ में इंडियन और पाकिस्तानी जो ट्रूप्स थे, है ना, जो ये इनकी मिलिट्री आर्मी थी, वो ठंड के टाइम पे पहाड़ों से नीचे तैनात हो जाती है, क्योंकि ठंड के टाइम पे वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, एकदम -40 टाइप, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। तो वहाँ पे मिलिट्री फोर्स रह ही नहीं सकती, इसलिए वो नीचे शिफ्ट हो जाती है। और गर्मियों के टाइम पे ऑलमोस्ट लाइक मई और जून के टाइम पे वो लोग वापस ऊपर चले जाते हैं, है ना। वहाँ की जो मिलिट्री है वो वापस से मई और जून के टाइम पे ऊपर तैनात हो जाती हैं। पर इस टाइम पे क्या हुआ था 1999 में, इन्होंने देखा, कुछ चरवाहों ने बताया था कि किस टाइम पे, मार्च अप्रैल के टाइम पे जो इंडिया की जो चेक पोस्ट थी LOC की, इंडिया की जो चेक पोस्ट थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। और ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि पाकिस्तानियों के जो कुछ लोग हैं, या पाकिस्तानी हैं जो वहाँ के सिविलियंस हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों ने LOC के जो इंडियन आर्मी के जो चेक पोस्ट हैं उस पर कब्ज़ा कर लिया है। तब इंडियन आर्मी ने जब चेक किया तो उनने देखा कि ये तो वाकई पाकिस्तानियों ने कब्ज़ा किया है। और एक महीने तक पाकिस्तान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ, वो तक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जिन्होंने कब्ज़ा किया है वो उनकी पाकिस्तान ही मिलिट्री आर्मी है ना। और फिर हालांकि जब बाद में डिक्लेरेशन साइन हुआ, समझौता हुआ, उस टाइम पे फिर उन्होंने इस चीज़ को सरेंडर किया कि हाँ, वो पाकिस्तानी के ही मिलिट्री ट्रूप्स थी जिन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था। ठीक, और इनका मेन मोटिव क्या था? इनका मेन मोटिव था जो LOC का जो चेक पोस्ट है ना, LOC के चेक पोस्ट से वहाँ का मेन इकलौता हाईवे NH-1D वो वहाँ से दिखाई देता था। ठीक है, और वहाँ से आराम से कोई अटैक कर सकता है। ठीक, और यही एक मात्र ऐसा हाईवे था जो लेह से सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता था, है ना। और इनका मेन मोटिव था सियाचिन ग्लेशियर तक जितनी भी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, जितने भी मिलिटेंट्स जो भी हथियार हैं, बारूद गोला, सारी चीज़ें, है ना, वो उन सब का लिंक ये तोड़ना चाहते थे। उन सभी को ये वहाँ पर हमला करके और वहाँ से उस लिंक को तोड़ना चाहते थे। इनका मेन मोटिव था, इनका कोई कश्मीर डिस्प्यूट था, है ना, उस पर ये जीत हासिल करना चाहते थे। इनका यही एक मेन मोटिव था, और इसलिए इन्होंने वहाँ पे चेक पोस्ट पे कब्ज़ा किया था। और फिर बाद में इंडियन आर्मी के साथ इन्होंने 3 महीने तक लड़ाई की, और फाइनली इंडियन आर्मी को 26 जुलाई के दिन वहाँ पे जीत हासिल हुई। ओके, बाकी की और भी स्टोरी हैं वो आप बुक के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब में और वीडियोस भी देख सकते हैं, और मूवीज़ इस बेस पे इस पे कितनी मूवीज़ आई हैं आप वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और इस जो कारगिल था, जो कारगिल का युद्ध था, इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बताएंगे। और ये तो जो ऑपरेशन का नाम रखा था ये तो इंडियन आर्मी ने रखा था, और जो एयरफोर्स की आर्मी थी, जो नेवी एयरफोर्स की थी, उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर रखा था। ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि बताइए कि कारगिल युद्ध जो हुआ था उसमें एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर। बाकी जो इंडियन आर्मी ने नाम रखा था वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ न्यू ब्रांच ऑफ विच बैंक वॉज इनॉग्रेटेड एट राष्ट्रपति भवन? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किस
बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? किस बैंक की ब्रांच है जिसे राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया है? अभी हाल ही में उसका इनॉग्रेशन किया गया है। राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक न्यू ब्रांच खोली गई है और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द प्रेसिडेंट कोविंद वॉज द फर्स्ट कस्टमर ऑफ द ब्रांच, है ना। और जो हमारे रामनाथ कोविंद है वो इस ब्रांच में पहले कस्टमर थे इनॉग्रेशन करने के बाद, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनी है? ये 1 जुलाई 1955 में बनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो अभी करेंट चेयरमैन है वो कौन है? दिनेश कुमार खरा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रोल्ड आउट अ कस्टमाइज्ड स्पेस थीम मर्चेंडाइज प्रोग्राम? किस भारतीय संगठन ने एक कस्टमाइज स्पेस थीम मर्चेंडाइज प्रोग्राम को शुरू किया है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये मर्चेंडाइज कस्टमाइज प्रोग्राम? रिसेंटली 8 कंपनीज हैव रजिस्टर्ड फॉर पार्टनरशिप विद इसरो टू अंडरटेक दिस प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, जो इच्छा रखते हैं, है ना, इसरो के ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ख़रीदने की, है ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसीलिए यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसे इच्छुक लोग, इंटरेस्टेड पीपल ख़रीद सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें होंगे स्केल मॉडल्स, उनकी टी शर्ट्स होंगी इसरो से रिलेटेड, है ना, उसका मोटो लगेगा, उसका ब्रांड रहेगा, और स्पेस थीम एजुकेशनल गेम्स होंगे बच्चों के लिए, है ना, कि स्पेस से रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं वो बच्चे खेल सके। साइंस के टॉयज़ होंगे और भी बाकी सारी चीज़ें होंगी, जिससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर कम उम्र में इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो, है ना, उनको जागरूक हो स्पेस साइंस से रिलेटेड, है ना, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चों के अंदर एक उत्सुकता हो कि हाँ स्पेस रिसर्च में भी बहुत सा इंटरेस्ट है, हमें जाना चाहिए, है ना। उनको बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने लागू की है, इस प्रोग्राम को इसने लागू किया है। और ये कस्टमाइज है ना, ये पीपल बेस्ड है। जैसा आप बोलेंगे ये वैसा प्रोडक्ट आपको एक तैयार करके देंगे, इनका ये है, ठीक है। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ? 15 अगस्त 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और चेयरमैन पहले, ये अभी के करंट चेयरमैन हैं श्रीधरा पानिकर सोमनाथ। और पहले कौन थे चेयरमैन? इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सॉल्यूशन किसके? प्रीवियस क्वेश्चनरीज के, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिए थे, जो कि हमारे जुलाई 2021 करंट अफेयर्स के लास्ट लेक्चर थे। उसकी जो 3 क्वेश्चनरीज मैंने दी थी उनके आंसर हैं। क्या थे क्वेश्चंस? द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की जो कॉमन हाई कोर्ट है, अब उसका नाम बदल कर क्या रख दिया है? क्या होगा? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, है ना, ये तीनों का नाम एक साथ आएगा, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर तो खैर एक ही हो गया, एंड लद्दाख, ये ऐसा आएगा। एंड सेकंड क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर अब किसे नियुक्त कर दिया है? तो आंसर इज मुख्तार अब्बास नकवी। ओके, एंड थर्ड वन क्या था? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? पॉल्यूशन फ्री है ऑब्वियसली। किसने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। फर्स्ट है, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट? किसने खुद को खादी प्राकृत पेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? इसका आंसर आपको देना है। सेकंड है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर्स डे
When is International Tiger Day celebrated and when was Project Tiger launched by the Government of India? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है और भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? इसका आंसर आप लोगों को देना है. And third one is, in July 2021, the Union Cabinet approved the establishment of the first central university for which Union Territory of India? जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ओके, इसका आंसर आपको देना है. ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, यहीं ख़त्म करूँगी और बाकी की हमारी करंट अफेयर्स की जितनी भी क्लासेस हैं वो चलती ही रहेंगी. और आप लोग बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को ज़रा सा भी गैप ना दें, एकदम कंटिन्यू में रखें और एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आप अपनी पढ़ाई को आप अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं. ओके, तो बिल्कुल भी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और बिल्कुल ठान ही लें कि इस बार तो हमको क्रैक करना ही है, चाहे कुछ हो जाए. प्री तो निकालना ही निकालना है ना. ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच.